हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग क्या होते हैं? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो कि किसी भी शब्द के पहले या प्रारंभ में जुड़ कर के एक नया शब्द बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं। शब्द और शब्दांश दोनों में अंतर होता है। शब्द तो पूरा होता है और शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक अंश यानी कि टुकड़ा, वो शब्दांश होता है। तो वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दे और एक नया शब्द बनाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में हम 4 प्रकार के उपसर्ग पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग पूछे जाते हैं, जिनमें संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और आगत उपसर्ग होते हैं। आगत का मतलब होता है कि जो विदेशी भाषा जैसे कोई अरबी, फारसी, इस प्रकार के उपसर्ग आते हैं। तीसरा आता है हिंदी के उपसर्ग और चौथे नंबर पर आता है अंग्रेजी के उपसर्ग। जिनमें से संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो कुल 22 होते हैं और हिंदी के उपसर्ग और अंग्रेजी इनकी उपसर्गों की क्योंकि गणना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये असंख्य हैं। अब सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग की बात करते हैं। तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं जो इस प्रकार हैं: प्र, प्रा, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अति, प्रति, सु, उद, अभि, परि। इस प्रकार से कुल 22 उपसर्ग हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। तो देखिए, संस्कृत के उपसर्ग में सबसे पहला उपसर्ग आता है प्र। मैं इन सभी उपसर्गों के अर्थ सहित उदाहरण भी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले उपसर्ग आता है प्र, जिसका मतलब होता है अधिक या आगे भी बोलते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए, इस प्रकार आते हैं: प्रहार, प्रभाव, प्रकार, प्रबल। तो देखिए, इनमें सबसे पहले प्र उपसर्ग आ रखा है, सभी में प्र उपसर्ग आ रखा है और उसके बाद में आता है मूल शब्द। जैसे प्र तो उपसर्ग है और हार इसमें मूल शब्द है, इसलिए ये प्रहार शब्द बन जाता है। आगे देखिए, प्र उपसर्ग भाव मूल शब्द है, इसलिए प्रभाव शब्द बन जाता है। उसी प्रकार आगे प्र उपसर्ग है और बल इसमें मूल शब्द है, इसलिए प्रबल शब्द बन जाता है। उसी प्रकार देखिए, परा। परा का मतलब होता है उल्टा यानी कि विपरीत। उदाहरण देखिए: पराधीन, पराजय, पराक्रम। उसी प्रकार अगला उपसर्ग है सम। सम का मतलब होता है अच्छा या पूर्ण। ये उपसर्ग या बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। देखिए, सम का अर्थ होता है अच्छा या पूर्ण और इसका उदाहरण है सम्मान, संपूर्ण, संवाद। अब देखिए, हमें इसकी पहचान करने के लिए उपसर्गों की पहचान कैसे करते हैं? कोई भी मूल शब्द होता है, जैसे प्रहार ले लेते हैं। जैसे हार तो मूल शब्द है इसमें, जैसे हार इसमें मूल शब्द है, यदि इसमें हम प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रहार बन जाता है। तो हार का मतलब आप जानते हैं, हार का मतलब हारना। और जैसे ही इसमें हम उपसर्ग लगा देते हैं प्रहार, प्रहार का मतलब होता है प्रहार करना, किसी के ऊपर वार करना, तो इसके अर्थ भी बदल जाते हैं। आगे देखिए, अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। इसके उदाहरण है अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुमान। आगे है अव। अव का मतलब होता है नीचे या बुरा। अवगुण, अवसर, अवकाश। आगे है निश। निश का मतलब होता है नहीं या बिना। तो इसका उदाहरण है निश्चल, निस्तेज, निश्चय। अब यहाँ थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी, यहाँ ये निश आ रहा है जबकि यहाँ ये निश आ रहा है, जबकि निश उपसर्ग में ये स है, लेकिन इस स आने का एक कारण है। क्यों है? क्योंकि जब हम संधि पढ़ेंगे तो संधि में एक नियम आता है, यदि निश्चय के बाद में कोई भी चय वर्ग आता है तो दंते स के स्थान पर तालव्य स हो जाता है।
ये एक नियम होता है, इसलिए यहाँ पर निश्चल बना है। आगे देखिए निर का मतलब होता है बाहर या बिना, तो इसका उदाहरण है निर्गुण, निराकार, निर्माण और निर्धन। आगे दुष जिसका मतलब होता है कठिन, उदाहरण है दुष्कर्म, दुष्कर, दुस्साहस। यहाँ पर भी ये नियम लागू हो रहा है, तो ये भी एक संधि का नियम है जो हम संधि पढ़ेंगे। तो ये व्यंजन संधि का एक सचुत्व, व्यंजन संधि में सचुत्व और सटुत्व संधि होती है, तो ये सचुत्व संधि का एक नियम है, यहाँ पर भी ये लागू हो रहा है। आगे देखिए दुर का मतलब भी बुरा या कठिन होता है, उदाहरण है दुर्गम, दुर्जन, दुर्लभ, दुराचार। अगला है वी का मतलब होता है विशेष और उल्टा, उदाहरण है विजय, विचार, विदेश। आगे देखिए उपसर्ग है अगला आ का मतलब होता है तक और लेकर, जैसे जन्म यानी कि जन्म से लेकर मरण, मरण तक, और आदान, ये इसके उदाहरण हैं। आगे देखिए अति उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक, और उदाहरण है अत्याचार, अत्यधिक और अतिरिक्त। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ भी हो सकती है आपको, अत्याचार, अत्य और अति, जबकि आप सोचोगे कि उपसर्ग तो अति है और यहाँ पर अत्य आ रहा है, लेकिन ये भी एक संधि का नियम है। अति के बाद में यदि अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस आचार बनता है। आचार का मतलब जो आप सोच रहे हो वो आचार नहीं होता, वह अचार होता है। जो हम खाते हैं वो अचार होता है, आचार नहीं होता। आचार का मतलब होता है विचार करना। तो अत्याचार का अति प्लस आचार से अत्याचार बनता है, क्योंकि तय में जो ई है, ई को हम निकालेंगे तो तय आधा बन जाता है और ई के स्थान पर यह हो जाता है, और आगे आचार इसमें मिलाते हैं तो अत्याचार होता है। ये यण संधि का एक नियम है, इसलिए यहाँ पर अति प्लस आचार से अत्याचार बना है। आगे अभि उपसर्ग जिसका अर्थ होता है चारों ओर, और इसके उदाहरण है अभिनय, अभिप्राय, अभियोग। आगे है सु का मतलब होता है अच्छा, जैसे सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, सुलभ, सुगम। आगे है उत जिसका मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ, इसके उदाहरण है उत्तम, उत्थान और उत्कर्ष। आगे देखिए अप उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा या अपूर्ण, इसके उदाहरण है अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपयश। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। आगे है नी, इसका अर्थ होता है नीचे या निषेध, निषेध का मतलब होता है मना। उदाहरण है निपुण, निवास, नियम। अगला उपसर्ग है उप का मतलब होता है छोटा या पास में, और इसके उदाहरण है उपनाम, उपदेश, उपयुक्त। अगला उपसर्ग है परि का मतलब होता है चारों ओर, जैसे परिवार, परिणाम, पर्यावरण। अभी यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको, यहाँ पर परि दिखाई दे रहा है, यहाँ पर परि दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर्या दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम इसके संधि विच्छेद या टुकड़े करेंगे तो परि प्लस आवरण बनता है। ये परि प्लस आवरण, री में जो ई है, ई को निकालेंगे तो र आधा रह जाता है, र आधा रह जाता है, और ई के स्थान पर यह हो जाता है, और आवरण इसमें मिल जाता है, आवरण। अब एक नियम होता है, यदि आधा र हो तो वह अपने से आगे वाले के ऊपर चला जाता है, इसलिए ये पर्यावरण बनता है। और इसमें उपसर्ग तो परि है, मूल शब्द है आवरण। आवरण का मतलब ढका हुआ, परि का मतलब चारों ओर। जिन चारों ओर से जो ढका हुआ है वही हमारा पर्यावरण है। आगे देखिए प्रति का मतलब होता है हर एक या उल्टा। उदाहरण देखिए प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्रिया। आगे है अधि का मतलब होता है मुख्य या प्रधान भी बोलते हैं जिसको। उदाहरण देखिए अध्यक्ष, अधिपति, अधिकरण।
आगे और लास्ट संस्कृत का लास्ट है अपि, लास्ट उपसर्ग है अपि, जिसका अर्थ होता है आवरण या निकट। निकट का मतलब पास में, और इसका उदाहरण है अपिधान। यहाँ पर मैंने एक ही उदाहरण लिखा है क्योंकि अपि शब्द एक संस्कृत का ऐसा शब्द है जो कि अव्यय की गणना में भी आता है, क्योंकि इसके अपि के उदाहरण आपको बहुत ही कम ही देखने को मिलेंगे। शायद डिक्शनरी में भी इसका उदाहरण बहुत कम ही मिलता है, न के बराबर ही मिलता है। अब देखिए आपके संस्कृत के पूरे 22 उपसर्ग हो चुके हैं। अब आगे हमारे उपसर्ग 3 उपसर्ग बच रहे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।